प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्वरण के बारे में। देखो बेटा, त्वरण क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ए से और एक सदिश राशि है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। त्वरण सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। ध्यान रखना, वेग की दिशा में नहीं होती है, वेग में परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होगी, है ना। इसके बारे में आगे क्वेश्चन करेंगे तो चर्चा करेंगे। अब देखो, इसकी ऐसा यूनिट वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होगी? m0 मीटर आया हुआ इसलिए इसकी पावर 1 और ये सेकंड ऊपर जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगी। ये त्वरण की क्या हो गई? विमा। अब हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। देखो, त्वरण के प्रकार। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण कब होगा? जब किसी कण के त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ नियत रहे, दिशा भी नहीं बदले और परिमाण भी नहीं बदले, तो हम कण का त्वरण एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण कब होगा? जब किसी कण के त्वरण का परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, दिशा समान हो परंतु परिमाण अलग अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण में क्या पढ़ा आपने कि भी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहे, दोनों समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण किसे कहेंगे? जब किसी कण के त्वरण का परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, है ना, या परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो, या दिशा समान हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में त्वरण, जो कण का त्वरण होगा वह असमान त्वरण होगा। और तीसरा देखा आपने औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और समय में कुल परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। तो ए एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाई समय में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा टी। अच्छा, वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत त्वरण प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रकार है तात्क्षणिक त्वरण। तो इंस्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी विशेष समय पर कण का त्वरण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू, देखो आपने पढ़ा एवरेज का क्या पढ़ा? डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। अगर हम इस डेल्टा टी को बहुत छोटा ले लें, बहुत छोटे समय अंतराल की बात करें, लिमिट डेल्टा टी बिलोंग टू 0, तो ये त्वरण तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है, अर्थात ये कन्वर्ट हो जाता है डीवी बाई dt के अंदर। अगर वेग का हम समय के सापेक्ष अवकलन कर लें तो हमें तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है। अब देखो, आपने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू क्या आया? dx बाई dt। ये अगर हम यहाँ रखेंगे तो a आ जाएगा d बाई dt, v की वैल्यू रखेंगे dx बाई dt, d बाई dt बाहर ले लिया तो a बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर और ये x। तो ये भी त्वरण का फॉर्मूला हो गया, यानी स्थिति का हम 2 बार अवकलन कर दें तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। अब विस्थापन का 2 बार अवकलन कर दे तो त्वरण प्राप्त होता है, या फिर वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो भी त्वरण प्राप्त होता है। तो ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण। तो देखो, ये तो बेटा नॉर्मल बात थी। अब इनकी दिशा वगैरह और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। हम बात करेंगे कि देखो, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब देखेंगे धनात्मक त्वरण कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को लगातार आपने, है ना, एक्सीलेटर दबाते हो लगातार, तो लगातार उसका वेग बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, है ना। शुरू के अंदर 0 से स्टार्ट हुए थे और कुछ ही समय में
मान लो उसका वेग 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। तो धीरे धीरे वेग बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपकी जो गाड़ी की जो स्पीड की सुई है वो लगातार ऐसे बढ़ रही है, इसका मतलब वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है और उसको हम त्वरित गति बोलते हैं, है ना। और उस कंडीशन में त्वरण क्या होगा, धनात्मक त्वरण प्राप्त होगा। अच्छा, शून्य त्वरण कब होता है, जब वेग नियत हो। नियत कब होता है बेटा, जैसे आपने एक जगह से चलना प्रारंभ किया, ये यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर वेग था 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर स्पीड की सुई थी। आप गए और यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँच गए और यहाँ कंटिन्यू आपकी जो स्पीडोमीटर की जो सुई है वो 60 किलोमीटर पर आवर पर ही है। इसका मतलब है आप एक समान वेग से चल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ, आप एक समान वेग से चल रहे हो तो यहाँ से यहाँ का जो त्वरण होगा वो शून्य होगा, यानी एक्सीलेटर आपने अब कंटिन्यू दबा नहीं रहे हो, आप एक जगह नियत कर रखा है, तो यहाँ पे त्वरण नहीं होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तब उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा ऋणात्मक त्वरण। देखो बेटा, ऋणात्मक त्वरण कब होगा, मान लो इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी की सुई, जो स्पीडोमीटर की सुई थी वो 60 किलोमीटर पर आवर पर ही थी, लेकिन आप यहाँ तक इसको रोकना चाहते हैं बी पॉइंट तक, तो आपने क्या है, ब्रेक लगाई। तो ब्रेक लगाने से आप इस सुई के अंदर क्या डिफरेंस देखोगे, धीरे धीरे 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 49, 48 ऐसे आएगी और आती 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 यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, यहाँ मान लो रुक गई गाड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्वरण प्राप्त हुआ है ना, वो वेग लगातार घट रहा है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक त्वरण होगा। और बच्चों, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा और इसको हम त्वरित गति बोलते हैं। शून्य त्वरण कब होता है, जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है ना। एग्जाम्पल लिया, ए से बी तक पहुंचने में आपके जो स्पीडोमीटर की सुई थी वो एक जगह ही नियत है 60 किलोमीटर, हर अक्षण आपने देखा यहाँ से यहाँ तक कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से हिली भी नहीं। इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक एक समान वेग से गति करी है और एक समान वेग से गति करने पर या एक समान वेग से चलने पर जो त्वरण होता है वो क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य। और ऋणात्मक त्वरण कब होगा, जब वस्तु का वेग घट रहा होगा। मैंने बताया आपको कि जब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर हो आप और आपकी गाड़ी यहाँ तक आपको रोकनी है, आपने क्या ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से इस सुई जो स्पीडोमीटर की सुई है उसमें क्या रिएक्शन देखोगे आप, ये धीरे 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 जीरो की तरफ बढ़ेगी और जब गाड़ी रुक जाएगी तब जीरो होती। अच्छा, जरूरी नहीं है आप जीरो, ये बीच रास्ते में हमेशा क्या प्राप्त हुआ है, त्वरण कंटिन्यू, वेग कंटिन्यू घट रहा है, तो कंटिन्यू घट रहा है तो इसका मतलब इसका त्वरण ऋणात्मक प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। और इस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन। इसको त्वरित गति और इसको हम बोलते हैं मंदित गति। जब वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो हम त्वरित गति बोलते हैं और जब वस्तु का वेग घट रहा है तो उसको हम मंदित गति बोलते हैं। देखो, वस्तु के वेग में परिवर्तन निम्न तीन स्थितियां, वेग में परिवर्तन की निम्न तीन स्थितियां हो सकती है। देखो, वस्तु का वेग कैसे कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो पहला हो सकता है कि केवल वेग की दिशा परिवर्तित हो, और जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है तब जो त्वरण होता है उसकी दिशा वेग के लंबवत होती है। देखो, इसकी कंडीशन, यानी इसका एग्जाम्पल लिया मैंने, एक समान वर्ताकार गति। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ में गति करती है, एक समान वेग से वर्ताकार पथ में गति करती है, तो उसका त्वरण की दिशा अंदर की तरफ होती है। ए की दिशा, बी की दिशा इधर है ना, ऐसे गति कर रही है तो एक समान, लेकिन वेग एक समान है तो वेग का परिमाण एक समान हो गया। मान लो वस्तु है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वर्ताकार पथ में गति कर रही है, तो v का परिमाण तो हर जगह 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन इससे के वेग की दिशा लगातार बदल रही है। देखो, यहाँ पर इसकी वेग की दिशा इधर थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा
तो मैंने बताया वेग की दिशा वर्ताकार पथ में वेग की दिशा स्पर्श रेखा से प्राप्त होती है। तो स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ वेग की दिशा इधर है और त्वरण इसके लंबवत इधर है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर वेग की दिशा, तो यहाँ पे वस्तु के वेग की दिशा इधर है लेकिन त्वरण की दिशा इधर है। तो हर कंडीशन में अगर वस्तु का वेग, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ में गतिशील है तो उसका त्वरण होगा वो वस्तु के वेग के लंबवत होता है, अर्थात इसमें अंदर की तरफ प्राप्त होता है। तो पहली कंडीशन, जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित हो तो त्वरण वेग के लंबवत होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है वेग में परिवर्तन की, कि मान लो भाई दिशा तो समान है लेकिन वेग का परिमाण बदल रहा हो, वेग का परिमाण बदल रहा हो। इसका एग्जांपल लिया मैंने गुरुत्व के अधीन गति। मान लो कोई वस्तु यहाँ है और इसको हम गिरा रहे हैं, यहाँ धरातल है, तो यहाँ पे इसका मान लो हमने आप पकड़ रखी है, इसका वेग 0, पर जब इसको छोड़ेंगे तो इसका वेग कंटिन्यू बढ़ता जाएगा जब तक ये धरातल पर पहुंचेगी। तो इसके वेग की दिशा किधर हुई, नीचे की तरफ, और जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है। तो v और a दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। देखो वेग की दिशा भी नीचे की तरफ है और g की दिशा भी नीचे की तरफ है, इसका मतलब v और g दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या देखा कि एक तो वेग की दिशा समांतर हो सकती है, फिर मैंने लिखा प्रति समांतर। हो सकता है कि आप इसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो भी वस्तु का वेग लगातार घट रहा होता है और लास्ट में एक स्थिति ऐसी आती है वहां वस्तु रुक जाती है, तो वेग घट रहा है। तो अब इस कंडीशन के अंदर देखो, जो इसका त्वरण होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा तो नीचे की तरफ है और वेग की दिशा ऊपर की तरफ है। इसमें वेग नीचे की तरफ जब वस्तु आती है तो वेग भी नीचे की तरफ और जी की दिशा भी नीचे की तरफ थी। जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वेग की दिशा ऊपर की तरफ, लेकिन जी की दिशा हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो इसमें तो वेग और जो त्वरण की दिशा है वो वेग की दिशा के प्रति समांतर हो गई, और इसमें जो त्वरण की दिशा है वेग की दिशा के समांतर प्राप्त हो गई। तीसरी कंडीशन ली है कि मान लो वेग और परिमाण दोनों ही बदले, तो उस कंडीशन के अंदर देखो त्वरण के दो घटक, वेग और परिमाण दोनों ही बदले। मान लो ये वर्ताकार पथ में वस्तु गतिशील है लेकिन असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से गतिशील है, तो इसके त्वरण के दो घटक होंगे। एक तो जैसे ऐसे v वेग से है ना, ऐसे गति कर रही है, इसका वेग अलग अलग है, तो यहाँ पे इसका वेग का परिमाण मान लो v1 आया, यहाँ इसके वेग का परिमाण मान लो v2 आया, इधर वेग का परिमाण v3। इस तरह से वेग का परिमाण लगातार बदल रहा है। और सपोज करो कि ये वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ऐसे वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इस दो घटक तो होंगे असमान वेग होते ही, वेग का परिमाण असमान होते ही त्वरण के दो घटक तो लेने ही पड़ेंगे। तो एक घटक तो इसके लंबवत होगा और एक घटक तो इसके केंद्र की ओर होता। अच्छा, दूसरा घटक इसके पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, इसके समांतर भी हो सकता है और प्रति समांतर भी हो सकता है। समांतर कब होगा, जब वस्तु का वेग ऐसे बढ़ रहा है, इस तरह से कंटिन्यू आगे से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा घटक है वो इधर ही आ जाएगा ए का। तो इसका जो परिणामी, ये ए टेंजेंशियल बोला, इनका जो परिणामी त्वरण होगा वो इन दोनों के बीच में है ना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वस्तु वर्ताकार पथ में असमान वेग से गतिशील है लेकिन वस्तु का वेग धीरे धीरे, पहले ज्यादा था फिर धीरे धीरे घटता घटता कम होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, जो एक घटक तो है ना वो केंद्र की तरफ रहेगा और दूसरा वेग का, जैसे वेग तो वस्तु घूम तो ऐसे रही है लेकिन वेग धीरे धीरे घट रहा है, तो इसका जो त्वरण का दूसरा घटक है वो इधर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो इसका परिणामी है वो इधर आएगा, तो परिणामी त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी, इसमें परिणामी त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन है जिसमें वेग परिवर्तित हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दिशा समझा दी है। शायद दिशा से संबंधित आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वस्तु केवल वेग की दिशा बदले तो जो त्वरण की दिशा होगी वो वेग के लंबवत होगी। अगर मान लो दिशा तो समान है,
केवल परिमाण ही बदल रहा हो, जैसे एग्जाम्पल होता है गुरुत्व के अधीन गति, वेग का परिमाण बदल रहा हो लेकिन दिशा एक समान है, तो वेग की दिशा देखो नीचे की तरफ है लेकिन वेग नीचे की तरफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर जी की दिशा देखें तो जी की दिशा हमेशा नीचे की तरफ, तो दोनों पैरेलल हो गए, जी की दिशा वी के समांतर आई। इसके अगर वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो वी की दिशा ऊपर की तरफ है लेकिन जी की दिशा नीचे की तरफ होती है, तो इसमें वी की दिशा जो जी की दिशा वी की दिशा के प्रति समांतर आ गई। तीसरी कंडीशन हमने ली कि दोनों ही परिवर्तित हो, वेग का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो। तो इस कंडीशन में देखा अगर हमने वस्तु है वो असमान वेग से गति कर रही है लेकिन वस्तु का वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो एक इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, एक घटक इसके केंद्र की तरफ आ जाएगा जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोलते हैं, और दूसरा वेग की दिशा में आ जाएगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो इसको स्पर्शीय त्वरण कहेंगे। तो ये दोनों का परिणामी अपने को परिणामी निकालना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में होगा, परिणामी की दिशा भी इधर होगी। अगर वस्तु ऐसे गति कर रही है लेकिन पहले वस्तु का वेग ज्यादा था फिर धीरे धीरे घट गया, तो एक घटक इधर आ गया, दूसरा घटक इस v के प्रति समांतर आएगा क्योंकि वस्तु मंदित गति कर रही है, धीरे धीरे उसका वेग मंदन उत्पन्न हो रहा है, तो जो दूसरा जो स्पर्शीय त्वरण की दिशा होगी वो इसके प्रति समांतर होगी। अब इन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, वो परिणामी त्वरण की दिशा मानी जाएगी। अब देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बता रहा हूं, इसको याद रखना। यदि एक कण पहले t1 समय तक तो a1 त्वरण से चल रहा है और फिर t2 समय तक वो त्वरण चेंज हो गया, a2 त्वरण से चल रहा है, तो औसत त्वरण क्या होगा? तो औसत त्वरण का फॉर्मूला त्वरण इंटू समय, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। दूसरा क्या होगा? जब कण एक समान त्वरण से तो गतिशील हो, यानी वस्तु या कण एक समान त्वरण से गतिशील हो, तो उसका nवें सेकंड में तय दूरी है ना, 5वें सेकंड में या 10वें सेकंड में तय दूरी, तो Sn बराबर u प्लस 1/2 a2n-1। यहाँ पे u प्रारंभिक वेग लिखेंगे, यहाँ पे त्वरण लिखेंगे, और यहाँ पे कौन से सेकंड में आप इसका दूरी निकालना चाह रहे हो वो समय लिखेंगे, तो अपने पास nवें सेकंड में तय की गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। ओके, देखो क्वेश्चन है, वह समय ज्ञात करो जब वस्तु ऋणात्मक दिशा में गतिशील हो। ऐसे दे रखा अपने को, अब ऋणात्मक दिशा में गतिशील हो इसका मतलब इसका वेग ऋणात्मक आना चाहिए, तो ऋणात्मक वेग की कंडीशन, पहले वेग निकालो आप, ऐसे वेग निकाल सकते हो ना, v इजिकल टू ds/dt हो जाएगा, है ना। अवकलन करेंगे तो d/dt, s की वैल्यू रख दो t की पावर 3 माइनस 6t² प्लस 9t। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो भाई, अवकलन करना आता है, अरे t की पावर 3 का ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, अक्ष d/dx, अक्ष की पावर n का क्या होता है, n इंटू अक्ष की पावर n-1। देखो बेटा यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 पहले ले लेना, फिर t की पावर 3-1 माइनस 6 कांस्टेंट है, t² का क्या हो जाएगा, n मतलब पहले आ जाएगा 2, t की पावर 2-1 प्लस 9 कांस्टेंट है, t के 1 पावर है, t की 1-1, t की पावर 0 का मतलब 1, तो v इजिकल टू हो जाएगा 3t² माइनस 12t प्लस 9। क्यों? अब आपको समय दे रखा है 1 सेकंड से यानी t की वैल्यू 1 सेकंड से कम हो या t की वैल्यू 1 सेकंड से तो अधिक हो और 3 सेकंड से कम हो, और t की वैल्यू 3 सेकंड से अधिक हो, तो कौन से समय में v ऋणात्मक रहेगा? तो इसकी कंडीशन ये होती है कि भी जो ये वेग है वो किस में आना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तब इसका मान अगर माइनस में आ रहा है तो उस समय पर तो ये ऋणात्मक है, और प्लस में आ गया उस समय पर धनात्मक है, तो वो समय ज्ञात करना है जिस पर ये माइनस में रहे। तो कम से कम अपने को 1 सेकंड दे रखा है, तो चेक करते हैं, t बराबर 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर बात करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 1 प्लस 9,
9 3 और 9 12 माइनस 12 0। अच्छा, 1 सेकंड से कम समय होते ही v का मान प्लस में चला जाएगा और 1 सेकंड पर 0 आ गया। अब 2 सेकंड पर चेक करो, t बराबर 2 सेकंड पर v कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 2 प्लस 9। देखिए भाई 4 3 12, 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 21 और माइनस का 24, तो कितना बचा, माइनस का 3। माइनस में आया है वेग, यानी t बराबर 2 सेकंड पर माइनस में है। t बराबर 3 सेकंड पर और देख लो, v कितना आएगा, 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 3 प्लस 9, तो ये कितने हो गए, 9 3 27 और 9 36, 12 3 36, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 सेकंड पर 0 होगा। 1 सेकंड से ज़्यादा समय ले लेंगे तो ऋणात्मक आएगा, और कहाँ तक ऋणात्मक रहेगा, t बराबर 3 सेकंड से पहले तक ऋणात्मक रहेगा, t बराबर 3 सेकंड पर 0 हो जाएगा। और अब 4 सेकंड मतलब 3 सेकंड से ज़्यादा समय लेंगे तो v पुनः है धनात्मक आ जाएगा। चेक कर लो, चाहे t बराबर 4 सेकंड पर प्लस में आएगा, 4 सेकंड पर v कितना आ जाएगा, 3 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 4 प्लस 9। देखिए 48, 16 3 48 और प्लस 9 57 और 48, 57 माइनस 48 कितना बचा, प्लस का 9 आ गया क्या, 9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड से पहले समय क्या था, धनात्मक, और 3 सेकंड के बाद में समय धनात्मक आया है। तो ऋणात्मक कब रहता है, ऋणात्मक वेग t बराबर 1 सेकंड से पहले वेग था धनात्मक, 1 सेकंड पर 0, और उसके बाद में t बराबर 3 सेकंड पर वेग पुनः 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 सेकंड से तो ज़्यादा और 3 सेकंड से कम समय में v ऋणात्मक रहता है, और ऋणात्मक वेग होता है तब वस्तु ऋणात्मक दिशा में गति करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 लेस देन t ग्रेटर देन 3, है ना। t की वैल्यू है वो 1 से तो अधिक होनी चाहिए और 3 सेकंड से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि v बराबर t प्लस 1 हो तो 0 से 2 सेकंड में कण द्वारा तय विस्थापन ज्ञात करो। वेग दे रखा है, विस्थापन पूछा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt होता है। तो ds का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ds बराबर dt को इधर भेजो, v dt। आपको s निकालना है तो इसके लिए हम दोनों तरफ कर देंगे समाकलन। ds का समाकलन होता है s, समाकलन dx इज इक्वल टू क्या आता है, अक्ष। तो ds का s हो गया। अच्छा, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू है t प्लस 1 इंटू डी टी, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 2 सेकंड, तो 0 इसकी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट हो गई 2। तो s इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं t प्लस 1 का। अरे t प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, करके दिखाऊं थोड़ा सा खोल के। आप t इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इंटू डी टी आ गया, 0 से 2 लिमिट, प्लस समाकलन 1 इंटू डी टी, 0 से 2 लिमिट। देखिए बेटा, x की पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। याद आया। तो इसका मतलब t के कोई पावर नहीं, इसका मतलब एक पावर मानते हैं। तो इसका मतलब हो गया t की पावर 1 प्लस 1। और जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो अपन इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो t की पावर 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगी, नीचे n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1, लिमिट यहाँ रखोगे 0 से 2, और dt का 1 इंटू डी टी, डी टी तो हो गया, और dx का अक्स होता है तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर, 0 से 2 लिमिट। तो s इज इक्वल टू यहाँ आ गया t स्क्वायर बटा 2, 0 से 2 लिमिट, और यहाँ पे t 0 से 2 लिमिट। लिमिट रखो, s प्राप्त करो। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है माइनस के बाद में, तो नीचे वाली लिखेंगे यहाँ 0, तो t की जगह 0 रखेंगे, t स्क्वायर बाई 2।
समझ गए? क्या किया आपने, पहले अपर लिमिट रखी जाती है टी की जगह, तो यहाँ 2 का स्क्वायर बटा 2 आ गया, फिर माइनस का निशान आता है, फिर नीचे लोअर लिमिट रखी जाती है टी की जगह, तो 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ देखो आगे आओ टी की पावर, यानी पहले अपर लिमिट टी की जगह 2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दिया, तो आपके पास प्राप्त हुआ 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 बराबर 2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इधर से 0, तो एस कितना आ गया 4 मीटर। देखो इसमें v दे रखा है, v बराबर t+1 हो तो 4 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन ज्ञात करो यदि वस्तु प्रारंभ में मूल बिंदु पर हो। देखो s निकालना है तो v का समाकलन करना पड़ता है t के रिस्पेक्ट में, तो s इजिकल टू v की वैल्यू t+1 इंटू dt आएगा, लिमिट वगैरह है नहीं, तो s इजिकल टू ये आ जाएगा, t का समाकलन होता है टी स्क्वायर बटा 2 और 1 का dt के रिस्पेक्ट में t होता है, और लिमिट नहीं है इसलिए कांस्टेंट आएगा बच्चों। अब c की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे बोला गया है यदि वस्तु प्रारंभ में मूल बिंदु पर हो, प्रारंभ में जब वस्तु ने गति प्रारंभ नहीं करी तो s 0 और समय भी 0, s और t का मान यहाँ पे रखेंगे तो s की जगह 0, 0 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 0 प्लस c, तो c कितना आ गया 0, तो ये 0 हो गया, तो s बराबर बचा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस टी। अब हमें कितने सेकंड पे विस्थापन चाहिए, t बराबर 4 सेकंड पर s आ जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 4, और ये हो गया 16 बटा 2 8, 8 प्लस 4 बराबर 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि v बराबर 2t हो तो 3 सेकंड पर विस्थापन ज्ञात करो। याद रहे कि t बराबर 0 पर वस्तु मूल बिंदु से 2 मीटर पीछे हो। अरे भाई ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे इसके निर्देशांक 0 0 है, s 0 है यहाँ पर, और अब t बराबर 0 सेकंड पर वस्तु, अभी समय 0 सेकंड है लेकिन वस्तु मूल बिंदु से पीछे है, मतलब इधर है, और इधर कितना 2 मीटर है, तो ये माइनस का 2 मीटर आएगा। तो देखना पहले तो 3 सेकंड में विस्थापन निकालना है, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन v इंटू डी टी, तो s इजिकल टू समाकलन 2t इंटू डी टी, 2t का समाकलन करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2t की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, समाकलन आता है ना, ये कांस्टेंट है, t की पावर 1 यानी अक्ष की पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, अक्ष की पावर n+1 बटे n+1, पहला क्वेश्चन देख लेना, उसको समझाया मैंने। तो ये 2t स्क्वायर बटा 2 प्लस कांस्टेंट, लिमिट नहीं है इसलिए c आता है। ओके, अब c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यहाँ पे देखो t बराबर 0 पर s कितना है भाई -2 मीटर है, पीछे है ना मूल बिंदु से, आगे होती तो +2 मीटर हो जाता। अच्छा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, s की वैल्यू -2 रखेंगे, 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, देखो ये पूरा 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई -2, यहाँ रखो तो s आ जाएगा 2 से 2 मर गया, टी स्क्वायर और c की वैल्यू -2, तो t की वैल्यू कितने चाहिए, t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर s कितना आ जाएगा बच्चों 2, कहाँ ये देखो ये रहा, ये 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 7 मीटर। अब देखो त्वरण, यदि v बराबर टी स्क्वायर हो तो त्वरण ज्ञात करो, छोटा सा सवाल, a इजिकल टू सूत्र होता है dv बाई dt, है ना, a इजिकल टू डी बाई डी टी और इंटू टी स्क्वायर का, अरे दोबारा देख लो, d बाई डी एक्स, अक्ष की पावर n का n इंटू अक्ष की पावर n-1, और जो कांस्टेंट होता है उसको तो पहले लिखा जाता है, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, t की पावर 2 है तो 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, फिर t आएगा, फिर 2 की पावर t की पावर 2 - 1 आएगा, तो ये कितना आ गया 2t। देखो अगले सवाल में ए दे रखा, v पूछा, उल्टा पूछ लिया, तो आपने a इजिकल टू क्या फॉर्मूला बटा dv बाई dt, v निकालना हो तो dv बराबर, इसको इधर भेजेंगे a dt, अब v निकालना ना कि dv, तो समाकलन कर दो, dv का v हो गया और ये समाकलन a dt, वैल्यू रख दो,
v इज इक्वल टू समाकलन a की वैल्यू t प्लस 3 इंटू डी टी प्लस 3 का dt के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 3 का कितना हो जाएगा 3t एज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 3t स्क्वायर हो तो 3 सेकंड पर वेग ज्ञात करो यदि वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में हो। तो देखिए बच्चों v निकालना है, v तो d a v निकालना है भाई, तो v बराबर समाकलन a dt, बोलिए तो v इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो 3t स्क्वायर इंटू डी टी और इसका समाकलन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर का 3 इंटू टी की पावर 3/3। क्यों आए दोबारा देख लो, समाकलन अक्ष की पावर देखो पूरा लिखो, एक कांस्टेंट भी आ रखा c अक्ष की पावर n इंटू डी एक्स, इसका समाकलन c को आपको ऐसा कैसा लिखना है, n को पहले लेके आना है, फिर अक्ष की पावर, फिर जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय पावर होती है एक जोड़ देना। तो इसके हिसाब से मैंने 3 को ऐसा कैसा रखा, अरे यार n पहले नहीं लाना, सॉरी अवकलन बीच में घुसा दिया, c अक्ष की पावर n इंटू डी एक्स का हो गया, अक्ष c तो पहले रखना है अक्ष की पावर n+1 बटा n+1, तो c को मैंने पहले रखा, फिर आपके पास t था मेरे पास यहाँ अक्ष है, n+1 यानी पावर 2 + 1 3 हो गई बटे 2 + 1 3 हो गई, समझ गए ना। अच्छा 3 से 3 मर गया, प्लस कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो ये आ गया t की पावर 3 + c। हमें c निकालना है, तो देखिए प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर v बराबर 0 है, ये वैल्यू रखेंगे तो 0 बराबर 0 की क्यूब प्लस c, तो c आ जाएगा बच्चों 0, तो यहाँ v इज इक्वल टू टी की पावर 3 बची। t बराबर 3 सेकंड पर देखना है, 3 सेकंड पर v आ जाएगा 3 का क्यूब 27 मीटर पर सेकंड। ओके, अगला सवाल है यदि a बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो तो 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करो। तो पहले तो हम v आगे वाला बाद में पढ़ेंगे, v बराबर क्या है समाकलन a dt। अच्छा v बराबर हो जाएगा समाकलन a की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी। बच्चों समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा t की पावर 3/3, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आ गया तो यहाँ से देखेंगे t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु माइनस अक्ष दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, कहने का मतलब ये यहाँ मूल बिंदु है, इधर धनात्मक एक्सिस है यहाँ ऋणात्मक एक्सिस है और वस्तु यहाँ पर है, इसका मतलब -2। ठीक है, तो t बराबर 1 सेकंड लेना है और v का मान -2 लेना, इसमें रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू -2 रखी, t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटा 3 प्लस 1 स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ, तो 1 का क्यूब बटा 3 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 प्लस c, तो इधर तो -2 है, इधर 1/3 हो गया, 1/2 हो गया प्लस 1 हो गया बराबर c हो गया। ठीक है, c की वैल्यू निकालनी है तो इनको सभी को इधर ले आओ, तो -2 -1/3 -1/2 -1, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, 6 एलसीएम लेंगे तो ये -12, ये -2, ये -3 और ये -6, तो कितने हो गए 12 2 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, तो -23 डिवाइडेड बाई 6। ये c की वैल्यू आ गई, कितने समय पर देखना है t बराबर 2 सेकंड पर देखना है, 2 सेकंड पर v इज इक्वल टू 2 की पावर 3/3 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 और c की वैल्यू -23/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3 प्लस 4/2 प्लस 1 -23/6।
एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 23। ओके, तो अब जोड़ घटाव करो, 16 और 12, 38 प्लस 6, 44 माइनस 23, और 44 में से 23 माइनस करोगे, 44 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इधर 1 बच्चा और इधर 2 बच्चा, 21। ढंग से देख लो भाई कैलकुलेशन, ये 16 है प्लस 3 है 12 है प्लस ये 6 आ जाएंगे माइनस का 23 आ जाएगा, इसको जोड़ा 16 10 26 और 2, ओ भाई गलत हो गया, 16 26 और 2 28 है ना, 28 और 6 34, 44 नहीं 34, 34 माइनस 23, क्या करोगे 34 में से 23 माइनस करोगे 11 बचेंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, फिर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़, हाँ देखो यहाँ पे देखो t बराबर 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 रखा, फिर यहाँ पे 2 रखा, फिर यहाँ 1 थोड़ी है, इसका इंटीग्रेशन t आएगा, क्या आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ t आएगा, इसका t की पावर 3/3 हो गया, इसका t² 2 हो गया, इसका 1 का t आ गया, तो यहाँ आएगा t आएगा, तो यहाँ पे भी t, और जब यहाँ t है ना, t की वैल्यू रखी तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, और 2 आएगा तो यहाँ पे 12 बनेंगे। अब देखो थोड़ा, 12 12 24, 24 और 16 34 अच्छा 40, 40 माइनस 23, 40 में से 23 करेंगे तो 17 बचेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ था, 1 का मैंने 1 ही लिख दिया गलती से, तो इसका t होगा, फिर यहाँ t की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। यदि a बराबर x स्क्वायर हो तो x बराबर 2 मीटर पर वेग ज्ञात करो। अब की बार यहाँ पे कोई t का पद होता तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, वेग ज्ञात करने के लिए हम समाकलन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान देना यहाँ x है, समाकलन सीधा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कर लेंगे। a इजिकल टू फॉर्मूला होता है dv/dt, आप एक काम करो, इसको dx से मल्टीप्लाई करो और dx से डिवाइड करो, तो आपके पास आएगा dv अपॉन dx, इस dt को इसके बटे में भेजो, dx/dt, तो a इजिकल टू हो जाएगा dv/dx का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन dx/dt क्या बन गया v, इस dx को इधर भेज दो तो बच्चों a dx हो जाएगा और इधर v dv हो जाएगा, फिर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, a की वैल्यू यहां से रखेंगे तो समाकलन x स्क्वायर इंटू dx बराबर समाकलन v इंटू डी, x स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c, लिमिट नहीं है। अच्छा इधर हो जाएगा v का v²/2 बराबर v²/2। ओ भाई यहाँ पे अब अपने को कहा गया है x बराबर 0 पर वस्तु विरामावस्था में है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू 0 लेनी है, तो यहाँ ले लो c की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 0 की पावर 3/3 प्लस c बराबर 0 का स्क्वायर/2, तो c कितना आ जाएगा 0 आएगा, और c 0 आएगा तो आपके पास बचा x की पावर 3/3 बराबर v²/2, किस पे देखना है, x बराबर 2 मीटर पर, x बराबर 2 मीटर पर v निकालना है, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख दो, तो क्या आएगा 2^3 बराबर v²/2, 2 की क्यूब कितनी हो गई 8/3 हो गई, और इधर v²/2 हो गया। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो v² = 16/3 आ जाएगा,
क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इधर लेके आएंगे तो ये दो इससे गुणा हो जाएगा 16/3। और जब v निकालेंगे हम तो ये अंडर रूट में आएगा। अब देखो 16 का तो अंडर रूट हो गया, 16 का अंडर रूट 4, 3 को अंडर रूट में रख लो तो v बराबर होगा भाई प्लस माइनस में उत्तर आएगा 16 का अंडर रूट 4 हो गया अंडर रूट और अंडर रूट 3 एज इट इज, तो इतना मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा। तो क्लियर है, हमने त्वरण अभी तक हमने देख लिया है दूरी विस्थापन, पहले दूरी विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, ठीक है।